नमस्कार, समो डिजिटल ऐप पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। अपन बात कर रहे थे अपने टॉपिक डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें तो अपन ने पढ़ा था इनके कुछ इम्पोर्टेंट गुण जो होते हैं उनके बारे में। आज अपन बात करेंगे अपने नए गुण के बारे में। जो नया गुण जो है वो पूछी जाती है क्या, इनकी त्रिज्या। देखिए, त्रिज्या जो होती है उसकी बात करेंगे आज अपन। तो ये अपने पास में फोर्थ पॉइंट है। फर्स्ट अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ चुके हैं, दूसरा इनकी ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ चुके हैं, तीसरा अपन इनके चुंबकीय गुणों की बात कर चुके हैं। त्रिज्या में देखिए, त्रिज्या जो होती है उसके लिए देखिए कई बार तो नाम आ जाता है किसका, धात्विक त्रिज्या का, क्योंकि सारे के सारे तत्व ही क्या होते हैं, धातु। तो धातुओं के लिए क्या निकाल ली जाती है, त्रिज्या धात्विक या तत्व जनरली क्या दे देता है, सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, और या फिर अपन को कभी कभी नाम में आ जाता है कहीं कहीं पर आयनिक त्रिज्या। देखिए, इनमें अगर बात करें तो ये क्या है, तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें किनकी, यहाँ पर तो देखो धातु कोई तत्व धातु है तो उसके लिए नाम क्या दे देंगे, धात्विक त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या। इसका मतलब है कोई भी जो तत्व है वो कैसी अवस्था में है, उदासीन। उदासीन अवस्था के लिए अगर बात करते हैं तो अपन ने कहा एक तो क्या होता है, नाभिक। इस नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, बहुत सारे कक्षक। तो अपन ने कहा कितने भी कक्षक हो सकते हैं, तो इस तरह से बहुत सारे कक्षक हो सकते हैं। तो अपन ने कहा यहाँ पर क्या लेते हैं, नाभिक, और इस नाभिक से लेके एकदम बाह्यतम कोष, और अपन को पता है सबसे बाहर जो होता है बाह्यतम कोष, उसी को क्या कहा जाता है, संयोजकता कोष कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, बाह्यतम कोष या संयोजकता कोष। तो इसके बीच की ये जो दूरी होती है ये क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। धातु है तो धात्विक त्रिज्या हो जाएगी, सहसंयोजक बंध बनाते हैं तो सहसंयोजक त्रिज्या हो जाएगी। यानी ये किस में बता रहे हैं अपन, एक उदासीन में। लेकिन देखिए नाम आ जाता है किसका, आयनिक त्रिज्या का। आयनिक त्रिज्या का मतलब त्रिज्या अपन को किसकी बतानी है, आयन की। अब आयन तो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो कौन हो सकता है, धनायन, और एक जो है वो क्या हो सकता है, ऋणायन। ठीक है, तो एक चीज देखिए, धनायन कब बनता है, तो अपने का एक इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक था, इस नाभिक के चारों तरफ क्या थे, ये कक्षक, इन कक्षकों में क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। सही है, इलेक्ट्रॉन को निकालते ही क्या बनेगा, ये धनायन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पर कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो अपने कहा जब दोनों संख्या में क्या होते हैं, बराबर, तब तो ये कैसे रहते हैं, उदासीन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है तो कौन सा चार्ज बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए उस पर कहा जाता है धनायन। और ऋणायन कब बनता है, तो अपन ने कहा ये नाभिक था, इसके चारों तरफ ये क्या थी, कक्षाएं, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही प्रोटॉन की संख्या तो उतनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कर दी अपन ने, बढ़ा दी। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा है, नेगेटिव, तो पूरे आयन पर भी चार्ज कौन सा आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, तो आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि त्रिज्या की जब भी बात करता है यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे किसी में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, यानी प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, तो प्रोटॉन होते हैं उसके कारण नाभिक पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव चार्ज इन कक्षकों में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर हमेशा क्या लगाता है, आकर्षण बल। इससे जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो आकर्षण बल क्या लगेगा, ज्यादा, तो त्रिज्या हमेशा क्या हो जाती है, कम। यानी धनायन का आकार हमेशा क्या होता है, कम। ऋणायन में देखिए प्रोटॉन तो उतने ही है, लेकिन लगातार इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते जा रहे हैं तो आकर्षण बल पहले जैसे 4 पे लग रहा था, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो कितने पे लगेगा, 5 पे, और बढ़ा दो तो कितने पे लगेगा, 6 पे, और बढ़ा दे तो 7 पे। यानी प्रोटॉन की संख्या तो होती है कम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज्यादा, तो आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम। आकर्षण बल अगर कम है तो आकार क्या हो जाएगा, बड़ा। तो क्या ध्यान रखेंगे कि त्रिज्या जब पूछी जाती है तो सबसे बड़ी त्रिज्या तो किसकी होती है, ऋणायन की, उससे कम किसकी होती है, उदासीन की, और धनायन जो होते हैं उनकी त्रिज्या हमेशा क्या होती है, सबसे छोटी। ठीक है, ऋणायन में भी
जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ती है। धनायन में जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे त्रिज्या घटेगी। सही है। ये तो थी कौन सी त्रिज्या। जब पूछ लिया जाता है आयनिक, तो आपको मैंने बताया आयनिक त्रिज्या और इनमें फर्क क्या है। अब अपन बात करते हैं अपने यहाँ पर नॉर्मल त्रिज्या की। तो देखिए, अपन ने कहा किसी भी कंपाउंड की या किसी भी तत्व की त्रिज्या जो होती है वो हमेशा दो चीजों पर निर्भर करती है। तो क्या कहेंगे, त्रिज्या है कैसे निकालते हैं। तो अपन ने कहा त्रिज्या दो कारकों पर, त्रिज्या दो कारकों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। देखो कैसे, पहला जो होता है उसके लिए तो अपन कहेंगे सबसे पहला फैक्टर, ये तो क्या होता है, नाभिकीय आकर्षण बल। नाभिकीय आकर्षण बल। देखो नाभिकीय आकर्षण बल किसको कहा जाता है। तो अपन ने कहा अगर इसकी बात करें तो ये क्या कहते हैं, नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण, प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण इस पर धनावेश पाया जाता है, इस पर धनावेश पाया जाता है, इस पर धनावेश पाया जाता है तथा इलेक्ट्रॉन पर तथा कक्षकों में स्थित, तथा कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर, कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है। अतः नाभिक सदैव, अतः नाभिक सदैव कक्षकों में उपस्थित, कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगाता है, आकर्षण बल लगाता है। अब नाभिक अगर आकर्षण बल लगाएगा तो त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। आकर्षण बल लगाता है जिससे, जिससे त्रिज्या का मान घटता है, जिससे त्रिज्या का मान घटता है। यानी क्या लिख सकते हैं अपन, ऐसे देखो एक नाभिक है, ये इसके चारों तरफ क्या है, कक्षक है। तो अपन ने कहा कक्षक चाहे कोई सा भी है, इनमें सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक जो होता है वो हमेशा क्या लगाता है, आकर्षण बल लगाता है। अब देखो जितना अपनी ओर खींचेगा, तो ये त्रिज्या थी, अब अपनी ओर खींचेगा तो कक्षक नाभिक की ओर आएंगे, नाभिक की ओर आएंगे तो त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी अपन ऐसे लिख दें क्या, नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, त्रिज्या के। ठीक है, यानी नाभिक का आकर्षण बल अगर ज्यादा लगेगा तो त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। अभी मैंने बताया कि अगर एक उदासीन स्पीसीज को अपन क्या बना देते हैं, धनायन, तो धनायन में आकर्षण बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, जिससे धनायन की त्रिज्या हमेशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया पहला कारण, क्या, नाभिकीय त्रिज्या। अब देखो बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट जो आता है वो अपने पास में क्या आएगा, सेकंड। सेकंड जो कारण आता है वो बोला जाता है, देखो क्या, तो अपने का दूसरा पढ़ते हैं, परिरक्षण प्रभाव। इसको बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट,
शील्डिंग इफेक्ट। देखिए, परिरक्षण का मतलब होता है परि प्लस रक्षण। क्या कहेंगे, यहां पर इसका मतलब है परि प्लस रक्षण। देखिए, परि का मतलब तो होता है क्या, चारों ओर, जैसे पर्यावरण होता है ना वैसे, और रक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज को बचाना। देखिए, शील्डिंग इफेक्ट यानी प्रोटेक्टिंग है, ये क्या है अब, तो क्या कहेंगे कि किसी तत्व के सबसे बाह्यतम कोश में, सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित है, सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित है इलेक्ट्रॉनों पर अंदर के कोश में स्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है। प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है जिससे ये नाभिक से दूर गति करते हैं, नाभिक से दूर गति करते हैं। ठीक है, यानी क्या लिख सकते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक में गिरने से बचाते हैं, नाभिक के आकर्षण बल से बचाते हैं, आकर्षण बल से बचाते हैं, और बचाते हैं ना, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अतः इसे परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है, अतः इसे परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। देखो क्या लिख रहे हैं अपन, देखिए सबसे अपन ने कहा, पहले वापस से देखो, ये अपने पास में एक नाभिक है, इस नाभिक के अंदर ये कोश है, कितने भी कोश हो सकते हैं, और फिर अपन जाते जाते सबसे बाहर वाले में पहुंच गए। ठीक है ना, ये बाह्यतम कोश है, इसमें भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, डी है तो 10 होंगे, पी है तो 6 होंगे, एस है तो 2 होंगे। अब देखो अंदर वाले कक्षकों में भी क्या होते हैं, अपन ने कहा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी एक जगह रहते हैं क्या, नहीं, ये गोलाकार रूप में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर। अब देखो ये सबसे बाहर वाला है, तो अपन ने कहा त्रिज्या की वैल्यू कैसे देखते हैं, तो अपन ने कहा नाभिक से लेके सबसे बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, ये क्या है, त्रिज्या। अब देखो अपन ने कहा नाभिक आकर्षण बल लगाएगा, सब पे लगाएगा, तो सारे के सारे कोश अंदर की तरफ सिकुड़ेंगे, लेकिन देखो जब ये सिकुड़ते हैं तो ये इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बीच की दूरी क्या होती है, घटती है, और इनके बीच में जब ये दूरी घटती है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा है, माइनस, और माइनस माइनस होने के कारण ये आपस में क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण। यानी ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाते हैं, तो अपन ने कहा यहाँ पर ये बल लग रहा है कौन सा, प्रतिकर्षण का, तो अपन ने कहा कौन सा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल। अब ये बल लगाएंगे, देखो अंदर वाले कोश में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूरी अपन को सबसे बाह्यतम की देखनी है। तो देखो जैसे ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन मिलकर इस बाहर वाले कक्ष के इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण, तो ये कक्ष बाहर की तरफ फैलेगा। अब बाहर की तरफ फैलेगा तो नाभिक से दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा, नाभिक से दूरी ज्यादा होने का मतलब त्रिज्या भी क्या हो गई, ज्यादा। यानी ये क्या करता है,
इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण बल के कारण नाभिक में गिरने से क्या करता है, बचाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, परिरक्षण प्रभाव। यानी ये जो प्रभाव है ये कौन सा है, परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, तो एक लाइन अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि परिरक्षण प्रभाव होता है, परिरक्षण प्रभाव वो हमेशा समानुपाती होता है, किसके, त्रिज्या के। ठीक है, तो देखिए दो कारण पड़े, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, विपरीत। कैसे, तो अपन ने कहा किसी भी तत्व की क्या निकालनी है अपन को, त्रिज्या। तो अपन ने कहा देखो त्रिज्या के लिए दो चीजें हैं, क्या, सबसे पहली तो क्या पड़ा, नाभिकीय आकर्षण बल। तो अपन ने कहा नाभिकीय आकर्षण बल ये तो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, त्रिज्या के। दूसरा ये अपन ने पढ़ी सेकंड, ये क्या पढ़ा, परिरक्षण प्रभाव। तो अपन ने कहा परिरक्षण प्रभाव होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, त्रिज्या के। यानी ये दोनों प्रभाव एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, विपरीत कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर ऐसे कहें कि किसी भी तत्व के लिए अगर नाभिकीय आकर्षण बल का मान ज्यादा है, किससे, परिरक्षण से, तो बताओ त्रिज्या लगातार क्या होगी, घटेगी। अपन ऐसे कहते हैं किसी तत्व में परिरक्षण का प्रभाव ज्यादा है नाभिकीय आकर्षण बल से, तो त्रिज्या लगातार बढ़ेगी। और अगर ये दोनों प्रभाव एक दूसरे को क्या हो जाएं, बराबर, तो त्रिज्या जो है वो क्या रहेगी, नो चेंज ही रहेगी। तो देखिए यहाँ से क्या पूछा जाता है, अपन को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक डी ब्लॉक के लिए, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एफ ब्लॉक के लिए। देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसे कहा जाता है कि संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है। तो क्या लिखेंगे, संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान पाया जाता है, लगभग समान पाया जाता है, लगभग समान पाया जाता है, क्योंकि इन तत्वों में नाभिकीय आकर्षण बल तथा परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिससे इन सब तत्वों की त्रिज्या, जिससे इन सभी तत्वों की त्रिज्या लगभग समान पाई जाती है, लगभग समान पाई जाती है। ठीक है, संक्रमण श्रेणी के लिए तो है ये। दूसरा स्टेटमेंट देखो, आवर्त सारणी के लिए पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं, आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर परिरक्षण प्रभाव का नहीं बढ़ता, परिरक्षण प्रभाव नहीं बढ़ता, परंतु बढ़ता है, परंतु परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, परंतु परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आकर्षण बल में वृद्धि होती है, नाभिकीय आकर्षण बल के मान में वृद्धि होती है,
जिससे लेफ्ट टू राइट जाने पर तत्वों का आकार घटता है। तत्वों का आकार कह दे चाहे त्रिज्या कह दे, आकार या त्रिज्या में कमी होती है, कमी होती है। ठीक है। जबकि अप टू डाउन जाने पर, अप टू डाउन जाने पर त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। तो देखो ये कॉमन स्टेटमेंट है आवर्त सारणी के। जब भी अपन आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि आवर्त सारणी में इधर से इधर जाते हैं तब तत्वों का आकार हमेशा घटता है, और आवर्त सारणी में अप टू डाउन जाते हैं तो आकार में हमेशा क्या होती है, वृद्धि। तो आकार की बात कर रहा है, यानी क्या बता रहा है, इनकी त्रिज्या। और त्रिज्या जो होती है वो हमेशा किससे डिसाइड होती है, तो अपने का दो कारकों से। एक होता है नाभिक के आकर्षण बल और एक आता है कौन है, परिरक्षण प्रभाव। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से, वो रिलेटेड है, आपके सिलेबस में दे रखे हैं। थर्ड यूनिट जो दे रखी है वो दे रखी है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी अपन को पढ़ने हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइडों में एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है लेंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन का। तो उसका जो कारण है वो क्या आता है, देखिए कि क्वेश्चन पूछ ले अपन से कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन के कारण क्या है। तो एक और कारण लिख देंगे अपन कि आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक तत्वों में, एफ ब्लॉक के तत्वों में लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड संकुचन, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड संकुचन पाया जाता है, पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, इसका कारण देखो। 4F ब्लॉक के तत्व तो क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड, और 5F के क्या कहलाते हैं, एक्टिनाइड। पाया जाता है क्योंकि इन तत्वों में संयोजकता कोष NS होने पर इलेक्ट्रॉन N से दो अंदर यानी N-2 F कक्षक में भरे जाते हैं, F कक्षक में भरे जाते हैं, जिससे दूरी अधिक होने के कारण, जिससे दूरी अधिक होने के कारण यहाँ परिरक्षण प्रभाव कार्य नहीं करता, यहाँ परिरक्षण प्रभाव कार्य नहीं करता, परंतु इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी घटने पर, नाभिक से दूरी घटने के कारण नाभिकीय आकर्षण बल के मान में लगातार वृद्धि होती है, अतः त्रिज्या का मान लगातार घटता है, त्रिज्या के मान में लगातार कमी आती है, जिसे
जिसे लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड संकुचन कहा जाता है, तथा एक्टिनाइड संकुचन है। संकुचन का मतलब समझ रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्शन, त्रिज्या में लगातार कमी, संकुचन है कहा जाता है। ठीक है जी। तो देखिए क्या कहा अपन ने, त्रिज्या दो कारकों पर निर्भर कर रही है, दोनों प्रवाह एक दूसरे से संतुलित कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन ने कहा 3D की बात करते हैं, तो 3D श्रेणी जो होती है उससे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे पूछा जाएगा कि 3D श्रेणी के सभी तत्वों का आकार जो होता है वो लगभग क्या पाया जाता है, समान पाया जाता है। ऐसा क्यों? तो अपन ने कहा ऐसा इसलिए होगा कि नाभिक के आकर्षण बल है वो परिरक्षण प्रभाव को क्या कर देता है, संतुलित कर देता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 3D का आकार तो समान होता है लेकिन 4F और 5F में पाया जाता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन, इसका कारण बताओ। तो अपन ने कहा वहां परिरक्षण प्रभाव तो कार्य नहीं करता, क्योंकि संयोजकता कोष जो होता है, इलेक्ट्रॉन उससे दो कोष अंदर की तरफ भरे जाते हैं, अंदर की मतलब नाभिक की तरफ, और नाभिक से दूरी घटेगी तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा, आकर्षण बल बढ़ेगा तो त्रिज्या हमेशा घटेगी। तो क्या कहेंगे, 4F ब्लॉक यानी लेंथेनाइड के आगे आने वाले तत्वों को, लेंथेनम के आगे आने वाले तत्वों को कहा जाता है लेंथेनाइड, इसकी त्रिज्या घटती है लगातार, इसे तो कहा जाता है लेंथेनाइड संकुचन। और 5F ब्लॉक यानी एक्टिनम जो होता है उसके आगे आने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड, और एक्टिनाइड तत्वों की त्रिज्या भी लगातार घटती है, इसे बोला जाता है एक्टिनाइड संकुचन। ठीक है। फिर बात करिए अपन ने आवर्त सारणी के कॉमन स्टेटमेंट की, तो अपन ने कहा आवर्त सारणी के अंदर जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है। तो अपन ने कहा कोष में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो परिरक्षण प्रभाव तो कार्य नहीं करेगा, अब परिरक्षण प्रभाव कार्य नहीं करेगा तो त्रिज्या लगातार घटेगी। ऊपर से नीचे जाते हैं तो अपन ने कहा लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कक्षकों की संख्या भी बढ़ेगी, कक्षकों की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, इससे परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाएगा, ज्यादा, यानी अप टू डाउन जाते हैं तो आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि। ठीक है जी। अब अपन बात कर लेते हैं वापस अपनी 3D श्रेणी की। तो देखिए 3D श्रेणी के लिए अपन ग्राफ बनाए, तो देखो 3D श्रेणी के लिए देखो कैसे, अगर अपन इस तरह से ड्रॉ करें, इधर से इधर तो ले ले त्रिज्या, ठीक है, यानी इनका आकार, और इधर से इधर अपन ले लें इनके लिए परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक यानी क्या ले लेते हैं, Z। तो देखो ये जो ग्राफ आते हैं ये इस तरह से आते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना और सारणी में, तो त्रिज्या लगातार क्या होती है, घटती है। कॉमन स्टेटमेंट है ना। तो देखो स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमन, Fe, कोबाल्ट, निकल, ये कॉपर, और ये क्या बना दिया अपन ने, जिंक। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शुरू के तत्वों में थोड़ी सी क्या आती है, कमी, को बहुत ज्यादा कमी नहीं है, लगभग समान है, फिर भी कमी दर्शाता है, यानी शुरू के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है तो नाभिक के आकर्षण बल का मान ज्यादा होता है, किससे, परिरक्षण प्रभाव से, और नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होगा तो त्रिज्या घटेगी। फिर अपन ने कहा यहां से लेके यहां तक की लगभग त्रिज्या क्या होगी, समान, तो क्या कहेंगे, नाभिकीय आकर्षण बल ये संतुलित कर देता है किसको, परिरक्षण प्रभाव को, तो लगभग तत्वों की त्रिज्या क्या रह जाती है, समान। लेकिन लास्ट में जाते जाते इलेक्ट्रॉनों की संख्या D10 हो जाती है, अब 10 इलेक्ट्रॉन क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण, तो क्या कहेंगे, यहाँ पर जाने पर हल्की सी वृद्धि होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव का मान वो है ज्यादा हो जाता है, किससे, नाभिकीय आकर्षण बल से। ठीक है। तो ये है अपनी त्रिज्या। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि 3D श्रेणी के तत्व होते हैं वो लगभग कैसे होते हैं, सभी समान आकार के। इसका कारण होता है कि नाभिकीय आकर्षण बल और यहाँ पर जो परिरक्षण प्रभाव है वो एक दूसरे को हमेशा क्या कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था किससे रिलेटेड, त्रिज्या से रिलेटेड। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो गुण आता है वो क्या आता है, देखिए अब पढ़ेंगे अपन पांचवा जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है किसका,
घनत्व का क्वेश्चन। देखिए घनत्व के लिए क्या कहते हैं, तो बनेगा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर होता है m/v, यानी क्या होना चाहिए, तो बनेगा मास वट्टा वॉल्यूम। ठीक है, यानी क्या लिखते हैं, द्रव्यमान, और बट्टा क्या लिखते हैं, आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो देखो किसी भी तत्व के लिए द्रव्यमान क्या हो, मास क्या हो ज्यादा, और आयतन क्या हो कम, तो उसका घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, तो एक लाइन लिखते हैं क्या, संक्रमण श्रेणियों के घनत्व उच्च पाए जाते हैं क्यों। तो देखो क्वेश्चन आ गया, तो क्या कहेंगे, संक्रमण श्रेणी के तत्वों का घनत्व उच्च पाया जाता है, उच्च पाया जाता है, क्योंकि इन तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, परमाणु क्रमांक का मतलब है जेड। जेड किसको बताता है, प्रोटॉनों की संख्या को, जितने प्रोटॉन उतने क्या है इलेक्ट्रॉन। तो जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या कहेंगे, क्योंकि इन तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ द्रव्यमान तो बढ़ता है, द्रव्यमान तो बढ़ता है, परंतु आकार में वृद्धि नहीं होती। आकार या त्रिज्या में वृद्धि नहीं होती है, अतः इनके घनत्व हमेशा कैसे पाए जाते हैं, उच्च पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने पास में 3 संक्रमण श्रेणियां हैं, एक है 3D, एक है 4D, और एक कौन सी है 5D। इनकी अगर बात करें तो देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी संक्रमण श्रेणी का घनत्व अधिक पाया जाता है। आवर्त सारणी में अप टू डाउन जा रहे हैं अपन, देखिए अप टू डाउन जाते हैं तो आकार में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन देखो जब अपन 3D से कहाँ जाते हैं, 4D। 3D से कहाँ से स्टार्ट होती है, 21 से लेके तो बनेगा 30 तक। 4D कहाँ से स्टार्ट होती है, तो बनेगा 39 से लेके 48 तक। और अगर अपन इसकी बात करेंगे तो ये कहाँ से स्टार्ट तो होती है 57 पे, लेकिन खत्म कहाँ पे होती है, तो बनेगा 80 मरकरी पे। ठीक है, तो देखो इधर से इधर गए तो बनेगा परमाणु क्रमांक बढ़ा, मास भी बढ़ेगा। इधर से इधर गए तो ये डबल हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या कहेंगे कि जब यहाँ से यहाँ जाते हैं तब तो आवर्त सारणी में भी बढ़ रहा था, ऊपर से नीचे जाने पे आकार में भी क्या होती है, वृद्धि। लेकिन यहाँ से जब यहाँ जाते हैं तो बीच में आ जाता है लेंथेनाइड तत्व है, जिसमें पाया जाता है लेंथेनाइड संकुचन, और लेंथेनाइड संकुचन के कारण आकार में वृद्धि नहीं होती। तो देखो इधर से इधर गए, आकार तो उतना ही है, लेकिन परमाणु क्रमांक में क्या हो गई, वृद्धि, डबल हो गए। तो क्या कहा जाता है कि संक्रमण श्रेणियों के लिए घनत्व का क्रम पूछे तो क्या लिख देंगे, तो देखो संक्रमण श्रेणियों के लिए घनत्व का क्रम क्या लिखेंगे, 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 4D की बजाय 5D श्रेणी का घनत्व है, 5D श्रेणी का घनत्व लगभग दुगुना प्राप्त होता है, लगभग दुगुना प्राप्त होता है, क्यों। तो इसका कारण क्या है, कारण अपन बताएंगे कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण आकार में वृद्धि नहीं होती। कारण देंगे इसका लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है, कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण 5D श्रेणी के घनत्व है वो 4D की बजाय क्या हो जाते हैं, दुगुने हो जाते हैं।
तो क्या लिख देंगे यहाँ पर कि इनका जो घनत्व का क्रम है वो पूछा जाएगा। तो 3D से 4D, 4D से किधर गए 5D। जैसे जैसे इधर जाएंगे परमाणु क्रमांक में क्या होती जा रही है वृद्धि, और परमाणु क्रमांक में जब वृद्धि होगी तो घनत्व में भी क्या होगी वृद्धि। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 3D की बजाय 5D श्रेणी का घनत्व लगभग क्या हो जाता है डबल। तो क्या लिखेंगे, जैसे कॉमन एक लिख देते हैं कि 3D से 4D जाने पर आकार में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होती है, परंतु 4D श्रेणी से 5D श्रेणी जाने पर आकार में वृद्धि नहीं होती, आकार में वृद्धि नहीं होती है, जिसका कारण लेंथेनाइड संकुचन होता है, लेंथेनाइड संकुचन होता है। अतः 5D श्रेणी का घनत्व 4D की बजाय लगभग दुगुना प्राप्त होता है, लगभग दुगुना प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था किसका घनत्व का। तो देखिए आज की क्लास में अपन ने 2 चैप्टर्स की बात की। एक जो चैप्टर था वो घनत्व का था, एक जो चैप्टर था वो किसका था त्रिज्या का। तो अपन ने कहा त्रिज्या जो होती है वो हमेशा 2 कारकों पर क्या करती है निर्भर करती है। पहला जो कारक होता है वो तो कौन आता है, तो अपन ने कहा फर्स्ट होता है नाभिक का आकर्षण बल। नाभिक का आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा त्रिज्या हमेशा उतनी ही क्या हो जाएगी कम। और दूसरा जो है वो क्या है परिरक्षण प्रभाव, ये सीधा सीधा समानुपाती होता है किसके त्रिज्या के। तो बनेगा 2 कारक है, दोनों एक दूसरे के क्या है विपरीत है। तो यहाँ पर किसी का आकार नहीं बढ़ रहा है तो इसका कारण तो देंगे कि ये दोनों प्रभाव एक दूसरे को क्या कर देते हैं संतुलित कर देते हैं। तो इसीलिए संक्रमण श्रेणी के तत्व जो होते हैं इनका आकार जो होता है वो लगभग कैसा पाया जाता है सेम। इसका कारण देते हैं अपन कि ये दोनों प्रभाव जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं संतुलित कर देते हैं। फिर अगर अपन गए आवर्त सारणी के कॉमन स्टेटमेंट की, तो अपन ने कहा लेफ्ट टू राइट जाने पर ठीक है क्या कहेंगे आकार में क्या होती है कमी होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर त्रिज्या या आकार में क्या हो जाती है कमी, और अप टू डाउन जाते हैं तो क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन के कंपैरिजन का कि 3D में तो ऐसा नहीं होता लेकिन 4F या 5F में ऐसा होता है। तो इसका भी कारण जो है वो कौन है परिरक्षण प्रभाव और नाभिक के आकर्षण है, बल्कि 4F के तत्वों में कभी भी परिरक्षण प्रभाव है वो कार्य नहीं करता, इसलिए वहां पर त्रिज्या में लगातार क्या पाई जाती है कमी, जिसे अपन क्या कहते हैं संकुचन। 3D श्रेणी में ये दोनों प्रभाव एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसलिए इन सभी तत्वों का त्रिज्या जो है वो लगभग कैसी पाई जाती है समान। फिर भी अगर इधर से इधर जाए तो हल्की सी क्या कमी दिखाई देती है, लास्ट में जाके हल्की सी क्या दिखाई देती है वृद्धि, जिसको भी अपन किससे समझा सकते हैं इन दोनों प्रभाव से। नेक्स्ट कारण पूछा था किसका घनत्व का। घनत्व ज्यादा होने के लिए द्रव्यमान क्या चाहिए ज्यादा, आयतन क्या होना चाहिए कम। तो वैसे तो सभी श्रेणी के जो है अपने पास में घनत्व हमेशा क्या पाए जाते हैं उच्च पाए जाते हैं, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के नजदीक नजदीक स्थित रहते हैं, जिनके कारण इनका द्रव्यमान जो है वो क्या पाया जाता है ज्यादा पाया जाता है। तो अपन ने कहा द्रव्यमान क्या हो गया इनका उच्च हो गया। अब अपन इनकी बात कर लेते हैं। तो कंपैरिजन पूछता है 3D 4D और 5D का कि 3D में ऐसा होता है 4D में ऐसा होता है 5D में ऐसा होता है। तो याद रखेंगे अपन कि 3D से 4D जाएंगे तब तो आकार में वृद्धि होती है, लेकिन 4D से 5D जाते हैं तो आकार में वृद्धि नहीं होती।
और इसका कारण है कि आगे बीच में जो है वो कौन से तत्व आ जाते हैं, लेंथेनाइड तत्व है। और लेंथेनाइड तत्व में लेंथेनाइड संकुचन के कारण त्रिज्या नहीं बढ़ेगी, तो 4D जो होते हैं 5D का घनत्व है वो 4D की बजाय लगभग कितना प्राप्त हो जाता है, डबल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बाकी के जो गुण हैं उनके लिए अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो अब जो बाकी की क्लास है वो थोड़ी थ्योरी वाली रहेगी कि एक ही क्लास के अंदर बाकी के सारे गुणों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जो आते हैं वो कम नंबर के क्वेश्चन आते हैं लेकिन पूछे जाते हैं। तो मेजर जो थे बड़े क्वेश्चन जो आते हैं वो अपन ये 4-5 ही थे जिनको अपन ने पढ़ लिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।